नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जब से बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम निकल कर आए हैं तब से लगातार उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रकार का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ एक ग्रुप है पत्रकारों का और विशेषकर वैसे लोगों का जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी तो करने का प्रयास करेगी। क्या है वो प्रयास? तो जिस प्रकार से बिहार में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए परिणाम विपरीत निकल कर आया, तो बिहार में भी देखेंगे कई राजनीतिक प्रेक्षक, ठीक है, एक खास मकसद से टारगेट कांग्रेस को कर रहे हैं, टारगेट राहुल गांधी को कर रहे हैं कि बिहार में जो महागठबंधन की चुनाव में पराजय हुई उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस है। मैंने कल भी बताया था कि बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रही है कि आरजेडी केवल बिहार तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस का प्रेजेंस जो है वो पूरे देश भर में है। तो इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ एक लूजर का नैरेटिव जो है कांग्रेस के मत्थे, मतलब कि बिहार में अगर एनडीए की जीत हुई तो उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की थी। मतलब कांग्रेस चुनाव गठबंधन के दल के लिए कांग्रेस लायबिलिटी है। ये चीजें जिससे कि कांग्रेस पर जो भी दल कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं या कांग्रेस पर के साथ हैं भी, वो भी कांग्रेस पर अनवांटेड एक प्रकार से जो है एक्स्ट्रा अतिरिक्त दबाव बना सके, जिससे कि कांग्रेस फिर मजबूर हो जाए। वैसे ही जैसे बिहार में क्या हुआ, चुनाव से ठीक 20 दिन पहले, 22 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी मजबूर हो गई, ये जानते हुए भी कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के समक्ष तेजस्वी यादव नहीं टिकेंगे। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को मजबूरन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी के उम्मीदवारी की घोषणा हो गई। अब इसमें यह कह सकते हैं कि कांग्रेस झुक गई, अशोक गहलोत को भेजकर जिद के सामने झुकना पड़ा, घोषणा करवाना पड़ा। जबकि कांग्रेस की रणनीति क्या थी? मैंने कई बार बताया है कि मल्टीपल मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के साथ चुनाव में जाया जाए जिसका कि लाभ मिल सके, तेजस्वी यादव के खिलाफ गोलबंदी नहीं हो सके, ध्रुवीकरण नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? इसलिए दो कारण। एक तो तेजस्वी यादव से सबसे पहले मुसलमान भी नाराज थे। एम वाई समीकरण में पहले एम आता है, फिर वाई आता है। एम 18%, वाई 14%। मुसलमान के अंदर तेजस्वी यादव से लगातार धीरे धीरे नाराजगी बढ़ती जा रही है। ये विजिबल है, कहीं भी कोई इसमें दो मत नहीं है। और इस जो नाराजगी है मुसलमानों की, उस नाराजगी को तेजस्वी यादव के सीएम पद की उम्मीदवारी ने जितना नुकसान बढ़ाया उससे ज्यादा बढ़ाया मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम पद की उम्मीदवारी ने। एक नैरेटिव बनाने में इसने मदद कर दिया असदुद्दीन ओवैसी को कि 14% यादव की जाति का सीएम बनेगा, 2%, 3% जाति के मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे और मुसलमान 18% वाला दरी बिछाएगा। एक दूसरा था, पहले से भी नाराजगी थे मुसलमानों के बीच, इसलिए कि आरजेडी जो टिकट बंटवारा करती है उसमें 56 सीटें यादव जाति को और 18-19 सीटें मुसलमानों को। तो मुसलमान को सीधा लगता है कि भाई यहां तो हम सेकेंड क्लास जो है स्टेक है उनका आरजेडी के अंदर। जिस आरजेडी के लिए, जिस लालू यादव के लिए मुसलमानों ने अपना सब कुछ दिया, हर चुनाव में एक टांग पे खड़ी रही, उस मुसलमान को क्या मिला? तो एक कारण था। दूसरा, जब जहां जहां यादव जाति के लोग, जब कभी भी तेजस्वी यादव, यहां तक कि सबूत इससे बेहतर क्या हो सकता है कि तेजस्वी यादव को भी आज से 6 महीना पहले याद कीजिएगा, यादव समाज अपने सजातीय लोगों के बीच में जाके कहना पड़ा था कि आप यदि मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो समाज के अन्य वर्गों को आप गले लगाइए। लेकिन इस बार भी क्या हुआ, जैसे ही लगता है, उम्मीद जगती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसे ही एक ऐसा माहौल खड़ा होता है जिस माहौल के कारण अति पिछड़ा, गैर यादव पिछड़ा, दलित, महादलित सब आरजेडी से कट जाते हैं। फिर इसी बार वही हुआ
जैसे ही तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की घोषणा हुई, समाज के अन्य वर्ग कटने लगे। ये बातें मैंने कई बार बताई। अब लेकिन उल्टा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दोष किसको दिया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी को। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस, ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने में लेट कर दिया। अब आप सुनिए, ऐसे पत्रकारों को भी मैं सत सत प्रणाम करता हूं कि भाई जब लेट किया तब तो इतना नुकसान हुआ, अगर और पहले किया होता तो ये भी जो संकेत भी, जो उम्मीद भी दिख रही थी, कम से कम ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव आगे दिख रहे थे, कम से कम सर्वे में तेजस्वी यादव जो आगे दिख रहे थे वो भी सर्वे में भी नहीं दिखे होते। हर सर्वे में तेजस्वी यादव के पक्ष में जितने लोग थे उसके ड्योरा तेजस्वी यादव के खिलाफ थे। और बिहार का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है। हर चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, आप आंकड़े निकाल के देखिए कि हर बार आरजेडी के MY समीकरण के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। तो पहले यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण, यादवों के खिलाफ ध्रुवीकरण में मुसलमान भी शामिल, और जहां मुसलमान उम्मीदवार है वहां हिंदुओं का ध्रुवीकरण, और उस ध्रुवीकरण में मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण में यादव भी बीजेपी के साथ शामिल। तो बताइए तेजस्वी यादव चुनाव कैसे जीत सकते थे? यही खतरा था जिस कारण से बिहार में जो गैर आरजेडी पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, ये कह रही थी कि नहीं, हम मल्टीपल, मतलब कोई यादव, कोई मुसलमान, कोई दलित, राजेश राम को भी उम्मीदवार बनाए, लेकिन एक कंफ्यूजन जैसे बीजेपी ने क्रिएट किया कि नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, चिराग पासवान भी हो सकते हैं, सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, कोई नित्यानंद राय भी हो सकते हैं, मतलब इस प्रकार का स्थिति। फायदा मिला एनडीए को, महागठबंधन चारों खाने चित। अब उसका दोष उत्तर प्रदेश में, और उसका परिणाम क्या? अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता अब ये कहने लगे, और उनको सपोर्ट करने वाला पत्रकारिता जगत में बहुत सारे लोग, कि अब तो समय आ गया है जब इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी किसको दे दिया जाए? अखिलेश यादव को। अब बात समझिए, अब खेल देखिए, अब कि अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस का नेतृत्व करना चाहिए। ऐसे नैरेटिव तैयार करने वाले न केवल समाजवादी पार्टी के लोग, बल्कि उनके साथ साथ पत्रकारों का एक जमात भी है। मैं आज नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इससे बड़ा विवाद खड़ा होता है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जमात है और उसमें उनकी मदद बीजेपी करेगी। बीजेपी क्यों नहीं करेगी? बीजेपी का तो फायदा है इससे, और बीजेपी की ये जिम्मेवारी भी नहीं है कि वो महागठबंधन को जिता कर लाए। बीजेपी को तो और फायदा है इस प्रकार के नैरेटिव तैयार करने से। बीजेपी को बिहार में सबसे ज्यादा फायदा उसी दिन हो गया एनडीए को जिस दिन तेजस्वी यादव के सीएम पद की उम्मीदवारी की घोषणा हो गई, उसी दिन फायदा हो गया बीजेपी का। अब उत्तर प्रदेश में यदि छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, अगर प्रधानमंत्री पद का भी उम्मीदवार अखिलेश यादव को घोषित कर दिया गया तो बताइए कि फायदा किसका होगा? किसका फायदा होगा? यह जवाब दे दीजिए आप। अब पीडीए की बात अगर कोई करता है तो पीडीए कई बार ये कोई एस्टैब्लिश्ड गठबंधन के रूप में अब तक नहीं उभर कर आया है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई परिणाम ऐसा आ जाता है जो एक अकस्मात कुछ निकल कर आता है, अनएक्सपेक्टेड निकल कर आता है। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास निकाल कर देखिए। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे सामाजिक और राजनीतिक समूह हैं जिनके साथ जो समाज के उससे कमजोर वर्ग के लोग हैं नहीं जुड़ते। आप देखिए, जब बसपा की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो मायावती का वोटर और अखिलेश यादव के वोटर के बीच झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, मारपीट होती थी, केस मुकदमा होता था, या मायावती और बीजेपी के समर्थकों के बीच मुकदमा होता था। क्यों मायावती अखिलेश यादव के साथ आ गई तो मायावती का वोट अखिलेश यादव को ट्रांसफर नहीं हुआ? क्यों? वैसे ही जैसे बिहार में मुकेश सहनी तो आ गए तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन मुकेश सहनी का वोटर तेजस्वी यादव के साथ नहीं गया, वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अखिलेश यादव के साथ भले ही बहुजन समाज पार्टी आ जाती है,
लेकिन बहुजन समाज पार्टी के आने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता है, जो वोटर है, वो अखिलेश यादव की पार्टी को, उम्मीदवार को वोट नहीं करता। वैसे ही अखिलेश यादव का जो समर्थक है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट ट्रांसफर नहीं होता, प्राय नहीं होता। कारण क्या है? कारण है आजादी के बाद से लेकर अब तक का राजनीतिक समीकरण। आप इतिहास पलट के देखिए, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्या यादव जाति कभी भी कांग्रेस के साथ वोटर के रूप में रही है? नहीं रही है। कौन रहा है? दलित रहा है, मुसलमान रहा है, सवर्ण रहे। और ये दलित, मुसलमान और सवर्ण की लड़ाई किससे रही है बताइए? राजनीतिक लड़ाई की बात मैं कर रहा हूं। राजनीतिक लड़ाई हर वक्त बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ी लड़ाई रही है यादवों के साथ रही है। आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, आपको स्पष्ट मिल जाएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा सुरक्षित है कि कांग्रेस बसपा के साथ तालमेल का अवसर ढूंढे। कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर होगा सुहेल देव समाज पार्टी के साथ कैसे बन सकता है तालमेल, कैसे गठबंधन बन सकता है पीस पार्टी के साथ, निषाद पार्टी के साथ। संजय निषाद की पार्टी है, बीजेपी से लगातार उनका मनमुटाव चल रहा है। सुभाषपा कभी भी पासा पाला पलट सकती है, पासा पलट सकती है, पाला भी बदल सकती है, पासा भी पलट सकती है। संजय निषाद कुछ भी हो सकता है। अपना दल कमेरावादी, पल्लवी पटेल अभी कहां है? ना बीजेपी में जा सकती है अनुप्रिया पटेल के होते हुए। अनुप्रिया पटेल एक बहन है। तो कांग्रेस को सीखना चाहिए बीजेपी से, कैसे बीजेपी समाज की छोटी छोटे वर्गों को जोड़कर एक अम्ब्रेला बनाती है। जैसे बिहार में भी देख लीजिए आप, बिहार में भी जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ, चिराग पासवान बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। आप जोड़कर देखिए, यह सब ऑर्गेनिक गठबंधन होता है। क्यों? यह सब यादव जाति से डरने वाले लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते कि यादव जाति सत्ता में आ जाए। तेजस्वी यादव मतलब यादव से दुश्मनी नहीं है, आरजेडी के यादवों से लड़ाई है। आप देखिए, मैंने बताया बिहार के संदर्भ में कई बार, बीजेपी के यादव लोकसभा भी जीत जाते हैं, विधानसभा भी जीत जाते हैं। जदयू के यादव जाति के उम्मीदवार विधानसभा भी जीत जाते हैं, लोकसभा भी जीत जाते हैं। उनके खिलाफ ध्रुवीकरण नहीं होता। लेकिन इस बार भी बीजेपी के और एनडीए के अधिक उम्मीदवार यादव जाति से जीत कर आए हैं, उनके खिलाफ ध्रुवीकरण नहीं होता। लेकिन आरजेडी के यादव उम्मीदवार के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखिए आप, समाजवादी पार्टी के यादव उम्मीदवार चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, उनके खिलाफ ध्रुवीकरण होता है। सच है या गलत है? और ध्रुवीकरण किसका होता है? सबसे ज्यादा होता है ध्रुवीकरण गैर यादव पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, दलित, ऐसे वर्गों का ही ध्रुवीकरण होता है। सच है या गलत है? तो यदि यह सच है तो कांग्रेस पार्टी क्यों पड़ी हुई है तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के साथ? वही अखिलेश यादव जिनकी पार्टी के लोग अभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बदले अखिलेश यादव को नेतृत्व करना चाहिए इंडिया अलायंस का। तो सवाल यह है कि क्या इंडिया अलायंस का नेतृत्व कोई क्षेत्रीय दल कर सकता है? यह बड़ा सवाल है। नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आज एनडीए का नेतृत्व अगर बीजेपी के बदले चंद्रबाबू नायडू करें, नीतीश कुमार करें, तो क्या एनडीए सफल होगी? नहीं सफल होगी। वैसे ही महागठबंधन का नेतृत्व, इंडिया अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ होगी तभी सफल होगी। क्योंकि कारण है, जैसे जेडीयू एनडीए में या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का प्रेजेंस कहां है? एक राज्य में है। लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कई राज्यों में है इनका, इस राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसीलिए यह जिम्मेवारी हर वक्त गठबंधन बनता तब है, गठबंधन तब सफल होता है जब उसके केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी होती है। अन्यथा परिणाम बिहार वाला होगा,
उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के पास अभी समय है, 15 महीने का समय है वहां चुनाव के लिए, तैयारी के लिए, ठीक है। और जहां तक मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को इन 5 दलों पर अभी से फोकस करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि 5 दल आ जाएंगे कांग्रेस के साथ, 5 में 3 ही आएंगे। वो ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लंबे समय के लिए क्यों होता है ऐसा, मैं बताऊं। एक और कारण है, जैसे आप देखेंगे बिहार में लंबे समय तक जब बीजेपी चिराग पासवान के साथ होती है, नीतीश कुमार के साथ होती है, जीतन राम मांझी के साथ होती है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ होती है, तो इनका जो सामाजिक वर्ग है जो इन पार्टियों से जुड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे बीजेपी को अपना स्वाभाविक पार्टी मानने लगती है, ठीक है। तो वही स्थिति होगी कांग्रेस की यदि कांग्रेस ऐसे दलों से गठबंधन करे जो दल कभी महागठबंधन और इंडिया अलायंस पर कब्जे की बात करेंगे, स्वाभाविक सहयोगी होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, और वो ज्यादा पे करेंगे। पे इसलिए करेंगे कि सुभाषपा से, राजभर की पार्टी से कोई डरता नहीं है, संजय निषाद की पार्टी से कोई डरेगा नहीं, ये एड ऑन होंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर जो है, इसको कांग्रेस अगर ध्यान में रखे तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।